आप सभी को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन कर रहे थे और लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत हम लोग संज्ञा प्रकरण पढ़ रहे थे। पिछले कुछ वीडियोस में हमने संज्ञा प्रकरण के कुछ सूत्रों को समझा है। हमने उन सूत्रों को समझा है जिसमें अचों के अर्थात स्वर के भेद किए जा रहे थे और इस क्रम में हम ह्रस्व दीर्घ प्लुत और उद्दात अनुद्दात स्वरित इस तरह से जो काल और स्थान के आधार पर स्वर के अच के भेद किए जाते हैं उनको हम समझ चुके हैं। आज के इस वीडियो में आज हम अगले सूत्र की ओर बढ़ रहे हैं जो संज्ञा प्रकरण का 9वां सूत्र है और इस सूत्र में स्वरों के फिर से जो अभी तक भेद हो चुके हैं उन स्वरों के फिर से दो प्रकार के भेद किए जाएंगे जो नासिका के आधार पर उनके उच्चारण स्थान जो नासिका होता है उसके आधार पर किए जाएंगे। तो हम बढ़ते हैं आज के अगले सूत्र की ओर। ये सूत्र है मुख नासिका वचनो अनुनासिकः। आप ध्यान रखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है और आपकी कक्षा में जब ये पाठ्यक्रम में संज्ञा प्रकरण चलता है तब तो ये पूछा जाता ही है। किसी प्रतियोगी परीक्षा में जब भी संज्ञा प्रकरण होता है तो वहाँ पर इस प्रश्न को पूछे जाने का बहुत ही अधिक अवसर रहता है कि इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाए। तो इसकी ओर बढ़ते हैं। मुख नासिका वचनो अनुनासिकः। बहुत ही सीधी सी बात है कि मुख सहित नासिकयो उच्चार्यमाणो वर्णो अनुनासिक संज्ञः स्यात्, कि जो वर्ण मुख और नासिका की सहायता से बोला जाता है उसे अनुनासिक कहते हैं। सूत्र में ही स्पष्ट है मुख नासिका वचनो अनुनासिकः, कि मुख सहित नासिका से जो बोला जाता है। अब यहाँ पर मुख सहित नासिका से बोलने का तात्पर्य क्या है, मुख और नासिका से बोलने का तात्पर्य क्या है कि मुख से तो सारे ही वर्ण बोले जाते हैं क्योंकि मुख तो उच्चारण का स्थान ही है, लेकिन मुख के साथ में जो अन्य स्थान होते हैं उसमें जो मुख के साथ में नासिका से बोला जाता है कि मुख भी है और नासिका का भी प्रयोग हो रहा है, तो उस वर्ण को कहा जाता है, उसको कहा जाता है अनुनासिक। हम यहाँ पर ये समझें कि ये अनुनासिक वर्णों को किस तरह से देखा जा सकता है। तो देखिए जैसे कि हमारी जो वर्णमाला है उसमें जो हमारे स्पर्श वर्ण हैं, जो 5 वर्ग हैं, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, उनके जो अंतिम वर्ण होते हैं वे अंतिम वर्ण नासिका की सहायता से बोले जाते हैं। मुख और नासिका दोनों से बोले जाते हैं, नासिका उसमें सहायक होती है, इसलिए इनको हम अनुनासिक कहते हैं। इसी तरह से कोई दूसरा अच यदि मुख और नासिका की सहायता से बोला जाएगा तो उसको भी अनुनासिक कहा जाएगा, लेकिन यदि केवल मुख से बोला जाएगा तो वो अनुनासिक नहीं होगा, तो उसे कहा जाएगा अननुनासिक। अनुनासिक जो नासिका की सहायता से बोला जा रहा है, अननुनासिक मतलब अनुनासिक जो नासिका की सहायता से नहीं बोला जा रहा है वह हुआ अननुनासिक। अब हम जो पीछे स्वर के 2 प्रकार से भेद करके आए हैं, एक ह्रस्व दीर्घ प्लुत और उद्दात अनुद्दात स्वरित, उनसे आगे इस सूत्र को जैसे ही जोड़ते हैं तो जो हमने 9 प्रकार के भेद बताए थे उन 9 प्रकार के भेदों से फिर वो 9 जो प्रकार हैं वो 2-2 भागों में जब विभाजित होते हैं, जब उनके 2-2 प्रकार के भेद और होते हैं तो वो हो जाते हैं कुल 18 भेद। और ये जो 18 भेद अच के माने गए हैं ये एक सामान्य बात कही गई है, क्योंकि कुछ जो स्वर हैं उनके 18 भेद नहीं होते हैं, उनके 12 भेद होते हैं। तो किस तरह से किसके 18 भेद हैं और किसके 12 भेद हैं, इसके लिए हम देखते हैं आगे। देखिए ये एक तालिका हमने बनाई। हमने इस तालिका में सबसे पहले 3 भाग किए और उन 3 भागों में पहले भाग में हमने लिया अ, ई, उ, री और री को। उसके बाद दूसरे भाग में हमने लिया अ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ को। और उसके बाद जो तीसरा भाग है उसमें हमने इन सब को ले लिया। पहले वाले भाग में ए, ओ, ऐ, औ नहीं है, दूसरे वाले भाग में री नहीं है, लेकिन तीसरे वाले भाग में अ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ सभी स्वर हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो पहले वाला भाग है वो ह्रस्व का भाग है, दूसरा वाला दीर्घ का है और तीसरा वाला प्लुत का है। तो देखिए
ए ओ ऐ औ ह्रस्व नहीं होते हैं, ये दीर्घ ही होते हैं, इसलिए ह्रस्व वाले पहले भाग में इनकी गणना नहीं होगी। री का दीर्घ नहीं होता है, री ह्रस्व ही होता है, इसलिए दूसरे भाग में उसकी गणना नहीं होगी। लेकिन जो प्लुत है वो सभी स्वरों में लग सकता है, इसलिए हमने वहाँ पर सभी की गणना कर ली है। अब हमने इनको कैसे बांटा, तो देखिए सबसे पहले हमने किया ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। फिर ह्रस्व के बाद हमने कहा ह्रस्व उदात्त, ह्रस्व उदात्त के बाद में हमने किया दीर्घ उदात्त और फिर हमने किया प्लुत उदात्त। फिर हमने उसको दो भागों में बांटा, ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, ह्रस्व उदात्त अननुनासिक, दीर्घ उदात्त अनुनासिक, दीर्घ उदात्त अननुनासिक, प्लुत उदात्त अनुनासिक, प्लुत उदात्त अननुनासिक। इसी तरह से अब हम आगे बढ़ेंगे तो हम उदात्त की बात कर चुके, अब हम बात करेंगे अनुदात्त की। ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक, दीर्घ अनुदात्त अनुनासिक, प्लुत अनुदात्त अनुनासिक। फिर इसका अननुनासिक वाला भेद करेंगे तो ह्रस्व अनुदात्त अननुनासिक, दीर्घ अनुदात्त अननुनासिक और प्लुत अनुदात्त अननुनासिक। फिर आएगा स्वरित वाला भाग, ह्रस्व स्वरित अनुनासिक, दीर्घ स्वरित अनुनासिक, प्लुत स्वरित अनुनासिक। फिर इसको अनुनासिक में करेंगे, ह्रस्व स्वरित अनुनासिक, दीर्घ स्वरित अनुनासिक, प्लुत स्वरित अनुनासिक। तो देखिए एक एक भाग में 6 भेद हो रहे हैं। अब अ ई उ री तीनों भागों में है तो 6 तिया 18, तो अ ई उ री के कितने भेद हो गए हैं, 18। री पहले भाग में है लेकिन दूसरे में नहीं है और तीसरे भाग में है, तो 6 दूनी 12, तो री के कितने भेद हो गए हैं, 12। इसी तरह से ए ओ ऐ औ पहले भाग में नहीं है लेकिन दूसरे और तीसरे में है, तो उसके भी भेद हो गए हैं 12। तो अगर हमसे कोई स्वरों के भेद के विषय में पूछता है तो हम वहाँ पर ये स्पष्ट कर सकते हैं कि अ ई उ री के 18 भेद होते हैं, लेकिन री ए ओ ऐ औ के 12 भेद होते हैं। कारण पूछे जाने पर हम ये बता सकते हैं कि री का दीर्घ नहीं होता है और ए ओ ऐ औ इनका ह्रस्व नहीं होता है, इसलिए इनके 12 भेद होते हैं। ये प्रश्न बहुधा पूछा जाता है, तो हमें ध्यान रखना है कि किस तरह से हमें स्वरों के भेद को बताना है। और यदि हम क्रम से चलेंगे, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, अनुनासिक और अनुनासिक, तो हमें इस भेद को न तो समझने में कठिनाई होगी और ना ही बताने में कठिनाई होगी। तो यहाँ पर इस तरह से इसमें जो स्वर हैं उसके भेद किए गए हैं। ध्यान रखें, फिर से हम इसको दोहरा लें कि 3 प्रकार के भेद स्वर के किए गए, एक कालकृत, एक स्थान भागकृत और एक नासिकाकृत। कालकृत जिसमें ह्रस्व दीर्घ प्लुत किया गया, जिसका सूत्र था उकालो उज्ह्रस्व ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। स्थान भागकृत जिसमें उदात्त, अनुदात्त और स्वरित का किया गया कि जहाँ से उच्चारण होता है, कालकृत में मात्रा के अनुसार किया गया, स्थान में उच्चारण स्थल के स्थान पर आधार पर किया गया, जिनके सूत्र थे उच्चैर उदात्तः, नीचैर अनुदात्तः, समाहारः स्वरितः। ये हम पहले कर चुके हैं। फिर इसके बाद आज हमने अभी किया जो नासिकाकृत भेद था, जिसमें कहा गया मुख नासिका वचनो अनुनासिकः, ये इसका सूत्र है। तो यदि आपसे इस तरह से भी पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि कालकृत जो भेद है वो किस सूत्र से होता है या इस सूत्र से किस प्रकार का भेद होता है। किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो हम इस बात को यहाँ पर बता सकते हैं, क्योंकि इन तीनों सूत्रों का जो सार है वो यही है कि जो सजातीय अच हैं, अर्थात एक ही स्थान वाले जो अच हैं, उनके 3 प्रकार के भेद यहाँ किए जाने थे। वो 3 प्रकार के भेद उन्होंने यहाँ पर बता दिए हैं और फिर अंत में उनके 12 या 18 जो भेद होते हैं उनको हमें समझा दिया है। इसे बहुत अच्छे से आपको समझना है, इसको ध्यान में रखना है, इसे रटना नहीं है, इसे समझना है। और एक बार अगर आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको कहीं भी इस भेद से संबंधित यदि कोई प्रश्न आता है तो उसको उत्तर देने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। आज के वीडियो में हम इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं।
अगले वीडियो में हम बढ़ेंगे संज्ञा प्रकरण के 10वें सूत्र पर, क्योंकि भेद यहाँ पर खत्म हो चुके हैं। 10वां जो सूत्र है वो कोई नई बात कहेगा, कोई अलग संज्ञा करेगा। तो हम 10वें सूत्र के लिए अगले वीडियो में चलेंगे। तब तक आप इन तीन प्रकार के जो भेद किए हैं उनको अच्छी तरह से समझ लें। नमस्कार, धन्यवाद।